गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं हमारे पास हमारा जो विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स है अगस्त 2024 का, उसका गाइस साइंस एंड टेक वाला पोर्शन जीएस 3 का जो हमारा पार्ट होता है। बहुत जल्द गाइस आई विल शेयर द मेंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, विल डिस्कस दैट इन अ डिटेल वे, ताकि आपको मेंस की तैयारी भी होती जाए। लेट्स पहले कंप्लीट करते हैं विजन आईएएस के, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इस वक्त हैं कि मैम हमारे आने वाले डेज़ में पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं। और गाइस, कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट डे था, क्योंकि कल मैंने सोशल इश्यूज़ पे टॉपिक सारे बना दिए थे, बट वो वीडियो करप्ट हो गई। और टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट का यार हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अभी मैं ना सोशल इश्यूज़ को स्किप नहीं करा है मैंने। साइंस एंड टेक पहले पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम सोशल इश्यूज़ और कल्चर को एक साथ मर्ज करके ले आएंगे, ठीक है। तो एक बड़ी वीडियो वो एक फॉर्म हो जाएगी, तो विल डिस्कस इन दैट वे। अभी मैंने कहा यार लेट्स स्टार्ट विद साइंस एंड टेक। कल मैंने इतना टाइम लगा के उस पर काम किया, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना, बहुत हार्ड वर्क करते हो और लाइफ में फिर आपको फ्रूट ज़ीरो मिल जाते हैं, तो ऐसा भी देखो एक टाइम आता है। बट ठीक है, हर चीज़ को देखो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो कल मुझे इतना काफ़ी हर्ट हुआ है कि हद हो गई, टेक्निकल ग्लिच आ गया और बच्चों तक वीडियो पहुंच नहीं पाई। बट डेफिनेटली गाइस, उसके बाद क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी, पूरा पूरा दिन मेरा हेक्टिक था, तो मैं बना नहीं पाई। तो आज हम साइंस एंड टेक डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आपको पूरा ऑथेंटिक करंट अफेयर स्टैटिक क्वेश्चन आपका कवर किया जा रहा है चैनल द्वारा। तो जो भी बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, या कई बार मैं देखती हूँ दिल्ली के बच्चे भी मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं कि मैम वीडियो बना दो, हमें सुनना है, तो आप सभी सुन सकते हैं। सभी के लिए फ्री में वीडियोस डाली जा रही हैं। कोई भी डाउट है आप, इवन मैं टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, आप उसे भी ज्वाइन करिए, ताकि जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं या जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, इम्पोर्टेंट कंटेंट है, वो आपको हम मुहैया करा पाएँ, ठीक है। चलिए, अब हमारा ना सबसे पहला टॉपिक है बायो E3 पॉलिसी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। E3 का मतलब है इकॉनमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना। कह रहा देखो, बायोटेक्नोलॉजी को हम 3 सेक्टर्स पे काम करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। कहाँ कहाँ? इकॉनमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट में। कह रहा ऐसा कैसे, क्या हुआ? कह रहा रिसेंटली ना यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसने अप्रूव करा कि हाँ भाई, ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए ताकि हाई परफॉर्मेंस हो बायो मैन्युफैक्चरिंग में। अब बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि जितने भी आप माइक्रोबियल है, प्लांट है, एनिमल्स है, सेल्स हैं, उसका आप क्या कर रहे हो, उसमें विद इंक्रीजिंग प्रिसीशन उसका इंक्रीज़ कर रहे हो, ताकि आप कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बना पाओ ऑन स्केल। इसके लिए हम बायो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब याद रखना कि आप इंजीनियर्ड बायो माइक्रोबियल, प्लांट और एनिमल सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप क्या कर पाओ, प्रिसीशन। मैंने आपको पहले भी शायद प्रिसीशन का मतलब बताया था। प्रिसीशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही क्वालिटी में लेकर आना, है ना। क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट, इसका मतलब होता है प्रिसीशन, मतलब एग्जैक्ट लेकर आना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे यूज़ करोगे आप, ठीक है। माइक्रोबियल, ह्यूमन सेल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आप प्रोड्यूस करोगे कमर्शली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल एज वेल। अब कहाँ कहाँ पे कैसे होगा, प्रभाव डालेगा इकॉनमी पे, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे, वो हम देखते हैं। कह रहा जो बायो E3 पॉलिसी है ना, इसका है मामला है कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसका एम्बिशन है कि ये 300 बिलियन US डॉलर बायो इकॉनमी बना दे बाय 2030। ध्यान से सुनना, न्यूज़ में ये इसलिए रहा क्योंकि अब इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी और हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और बायो इकॉनमी चाहती है कि वो 10 बिलियन US डॉलर 2014 से लेकर 2024 तक का जो पूरा ये 10 साल का फेज़ है, वो पहले देखो 2014 में 10 बिलियन डॉलर की बायो इकॉनमी थी, अभी हम चाहते हैं 2024 तक 130 बिलियन हो जाए। समझ रहे हो आप? अब इस पॉलिसी में हम ये चाह रहे हैं, इस पॉलिसी को हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे इसके पीछे 2 मकसद हैं। एक तो हम चाहते हैं कि हमारी ग्रीन ग्रोथ बढ़े, समझ रहे हो, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के तहत हम चलाते हुए, सस्टेनेबल एनर्जी के तहत चलाते हुए हम ग्रीन चीज़ें ग्रोथ करनी शुरू करते हैं। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा सर्कुलर बायो इकॉनमी भी बढ़ता चला जाए। अब बायो इकॉनमी का मतलब क्या है? देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े साफ तौर पे बताया कि बायो इकॉनमी का मतलब है
कि आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन यूज़ जब करते हो, कंजर्व करते हो और उसमें अपनी पूरी नॉलेज झोंक देते हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब लगा देते हो, और उससे जो निकल कर आपका इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट प्रोसेस आता है, उसी को हम बायो इकोनॉमी कहते हैं। बात बड़े ध्यान से समझना, बायो इकोनॉमी का सीधा सा अर्थ है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो क्या, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, उसके साथ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल को फॉर्म में यूज़ भी कर रहे हो, उसमें भी नॉलेज साइंस टेक लगा कर यूज़ कर रहे हो, ताकि जो प्रोडक्ट निकले वो इकोनॉमिक सेक्टर के लिए बहुत ही प्रभावशाली हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बायो इकोनॉमी है। अगर हम सस्टेनेबल फिशिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री एक्वाकल्चर कर रहे हैं, बायो प्लास्टिक, बायो बेस्ड प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल क्लोथिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सभी का सभी बायो इकोनॉमी का पार्ट है। तो क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों चीज़ों को प्रमोट करना, ग्रीन ग्रोथ को भी और सर्कुलर बायो इकोनॉमी को, इसीलिए हमारा मकसद है बायो E3 पॉलिसी। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। कह रहे देखो हम क्या करेंगे बायो E3 पॉलिसी की मदद से, हम ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे, कटिंग एज ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे हमारा रिसर्च, हमारा बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ज़्यादा क्रांतिकारी हो जाए और ज़्यादा फैलता चला जाए। और इसके लिए काम कौन सी एजेंसी कर रही है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए काम कर रहा है। कह रहा है इसमें क्या क्या होगा? कह रहा है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होंगे इसी पर्टिकुलर सेक्टर के, बायो बेस्ड थीमेटिक सेक्टर में काम करते हैं, या बायो थेरापॉटिक्स वाले, या आपके फंक्शनल फूड वाले, क्लाइमेट रिजिलिएंट, कार्बन कैप्चर, इन सभी लोगों को बुलाया जाएगा और इनसे हम इनोवेशंस करवाएंगे। अब इस पॉलिसी के तहत ना गवर्नमेंट जो है वो एक एम्बिशन विजन ये लाई है कि इन 6 सेक्टर्स के जो भी चैलेंजेस भी हैं ना, बायो बेस वाले, फंक्शनल वाले, इन सभी के सेक्टर्स में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको भी हम दूर करेंगे। अब उसके लिए इसको और मदद देने के लिए देखो रिसर्च तो चल ही रही है, रिसर्च के साथ साथ ट्रांसलेशनल एक्टिविटीज़ भी होंगी जो उसको और कैटलाइज कर देगी, मतलब इस काम को और बढ़ा देगी। कह रहा कैसे? कह रहा हम ना बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब्स भी बनाने जा रहे हैं। कह रहा कैसे? कह रहा हम जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना उसको बायोलॉजिकल डेटा के साथ मिला रहे हैं, जीनोमिक्स में, प्रोटॉनिक्स में, हर जगह पे मिला रहे हैं, ताकि क्या हो, हमें और ज़्यादा हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम अच्छा हो जाए और हमें और जल्दी पता चलने लग जाए कि किसी डिज़ीज़ का डायग्नोस, किसी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट हमें बहुत जल्दी पता चल जाए, ताकि इम्प्रूवमेंट आ जाए इसमें भी। कह रहा और क्या करोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और किस सेक्टर में लगाओगे? कह रहा यही चीज़ हम हब्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर लगाएंगे तो हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ और इम्प्रूव हो जाएंगी। भाई आप सोचो, हमारी जनता आज भी 57% एग्रीकल्चर कर रही है, उसको मदद मिलेगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही साथ हम बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स भी बना रहे हैं। यानी इन हब्स में क्या है, इसमें कॉमन यूसेज है, पायलट एंड प्री कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, रिसर्चर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, इन सभी के लिए हम कर रहे हैं ताकि हमारा अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हो पाए, सपोर्ट मिल पाए हमको। फिर रेगुलेशंस हैं एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। इससे क्या होगा, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एनहांस हो जाएगा, यानी बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी दोनों ही काम यहाँ पर होने लग जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, यानी इस फ्रेमवर्क से उसकी डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये सारा चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी और इससे अल्टीमेटली जाकर क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होती चली जाएगी। और इसी के साथ साथ अब हमें ये समझना है कि हमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता बायो E3 पॉलिसी की क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी काम किसी मकसद द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो मकसद है बायो E3 पॉलिसी लाने का वो है सस्टेनेबिलिटी, नीड फॉर। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि हमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन में इनोवेशन की ज़रूरत है, केमिकल प्रोसेसेस की, और ये पॉलिसी जो है सस्टेनेबल बायो बेस्ड प्रोडक्शन करेगी, केमिकल्स का इस्तेमाल करके, एंजाइम्स का इस्तेमाल कर कैट बायो पॉलीमर्स का इस्तेमाल कर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। और इसके साथ साथ हमारा जो सेकंड इसमें नीड है, जिसमें हम कह रहे हैं बायो E3 पॉलिसी की नीड क्यों है, तो नीड होने की सेकंड वजह है न्यूट्रिशन चैलेंज होना। कह रहा क्यों? कह रहा जो ग्रोइंग डिमांड है ना खाने की, फूड की, 1.6367 जो बिलियन है ना, 1.67 बिलियन सिटीजन 2050 तक, आप यकीन मानो उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशनल फूड की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कह रहा अब हम क्या करेंगे, बायो E3 पॉलिसी की मदद से ना हम कुछ स्मार्ट प्रोटीन्स वगैरह लेकर आएंगे और फूड को ऐसा बनाएंगे जिस फूड में लो कार्बन फुटप्रिंट से वो बना हो,
सिंथेटिक बायोलॉजी वगैरह उसमें कम हो, और अच्छे टूल्स का मदद कर कर उसको हम न्यूट्रिशनल खाना बनाएंगे। कह रहा और क्या मदद होगी, कह रहा सेल की ग्रोथ जीन थेरेपी में मदद होगी। कह रहा कैसे, कह रहा 2027 तक आने वाला है, 2024 चल रहा है, आने वाले 3 साल में सेल जो जीन थेरेपी मार्केट है वो $22 बिलियन की हो जाएगी। कह रहा इस पॉलिसी की मदद से हम क्या करेंगे, जितने भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जितनी भी मेडिसिन इससे पर्सनलाइज बनती है, इसको हम और टेक्नोलॉजी की मदद से बनाएंगे। कह रहा और, कह रहा फूड सिक्योरिटी, कह रहा कैसे, कह रहा सॉइल के जब माइक्रोबियम बेस्ड रिसर्च आप हम प्रमोट करेंगे तो उससे हमारी सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाएगी, सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी, और ये काम, और ये भी हो रहा है कि फूड सिक्योरिटी तो देगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी करवाएगा, इससे मदद मिलेगी। फिर फ़ायदा और दूसरा क्या है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का हमारा एम है सबसे बड़ा। 2030 तक एक तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ईयर है। फिर हमने कसम खाई थी, हमने खाया था पेरिस ट्रीटी से बाद हमने कि भाई 45% हम चाहते हैं रिडक्शन हो जाए हमारा, COP26 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर उन्होंने एमिशन रोकने की बात बोली कि बाय 2030 हम रोकेंगे और नेट ज़ीरो पे लाएंगे बाय 2070। तो उसकी शुरुआत करने के लिए कुछ तो आप पॉलिसी लाओगे। आपको अगर डीकार्बनाइजेशन अचीव करना है तो उसके लिए आपको कैप्चर करना पड़ेगा CO2 इंडस्ट्री से रिलेवेंट कंपाउंड उठा के। उसके लिए ये वाली जो पॉलिसी है बायो E3 पॉलिसी, ये बड़ी मददगार है। फिर स्पेस मिशंस में भी इसका इस्तेमाल होगा। हमें ज़रूरत है डेवलप करने की सेफ़ और एक न्यूट्रिशियस मील, ताकि जो फ्यूचर के लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस हैं उनके जो चैलेंजेस हैं वो दूर हो पाए। फिर माइक्रोबियल बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है इंटीग्रेटेड सोल्यूशन निकालने के लिए फॉर रिमोट और ऑस्टीरियर लोकेशंस का। फिर स्किल का गैप है, शॉर्टेज है हमारे पास, ट्रेंड पर्सनल्स नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। कैसे करें, कह रहे बायो हब्स वगैरह अंडर पॉलिसी जैसे ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करते हैं, वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर भी है, जिससे आपका बायो मैन्युफैक्चर और अच्छा होता ही चला जाए। अच्छा, क्या और भी कुछ इनिशिएटिव है हमारे पास जिससे हमारी इकॉनमी, बायो इकॉनमी की अच्छी हो पाए, बूस्ट हो पाए? कह रहा हमने बहुत शुरुआत से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। कह रहा कैसे, कह रहा 2016 में नेशनल मिशन बायो इकॉनमी बनाया, जिसमें हमने क्या किया था, हमने एक इंस्टीट्यूट जो है जिसका नाम है बायो रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि वो रूरल इकॉनमी के बायो रिसोर्सेज को लेकर रूरल इकॉनमी को बूस्ट करें। कह रहे ऐसे ही बायो फार्मा में हमने एक कोलैबोरेटिव मिशन बनाया ताकि बायो फार्मास्यूटिकल को प्रमोशन मिले। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी 2015 से 20 तक का हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब इससे लेकर आए, बायोफ्यूल को हमने प्रमोट करा। तो ये इनिशिएटिव्स आपको याद रखने। तो कह रहा देखो अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना है, अल्टीमेटली बायो E3 पॉलिसी से हम सीधा सा चाहते हैं मामला बायो सर्कुलर इकोनॉमी, यानी हमारा रीयूज़ R3 पे चलता है, याद रखना सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज़, रिपेयर, रिसाइकल फंडामेंटल पार्ट है बायो इकोनॉमी का। टोटल अमाउंट ऑफ जो वेस्ट है उसको कैसे रिड्यूस करते जाना है, देखो हम यही चाहते हैं। हम कूड़े के ढेर पे ढेर नहीं चाहते हैं, हम सर्कुलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इतना कूड़ा कहाँ ले जाएंगे यार, आप सोचो। फिर हमें USA से सीख लेनी चाहिए। कह रहा कैसे, कह रहा यकीन मानो जो USA के स्टार्टअप्स हैं, $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांजिशन लाने के लिए। कह रहा सीखना चाहिए हमें वहाँ से भी। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस है फॉर सिलेक्टेड बायो मैन्युफैक्चरर। कह रहा 25% जो ग्लोबल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है उसमें टैलेंट है इंडिया में सस्टेन ग्रोथ लाने के लिए। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को फॉरवर्ड करा, स्ट्रैटेजीज़ को फॉरवर्ड करा ताकि वो बायो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर पाएँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है नेशनल स्पेस डे। क्या नाम है? नेशनल स्पेस डे। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा ये समझते हैं। कह रहा इंडिया ने सेलिब्रेट करता ही है इंडिया हर साल, और आपको पता ही है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद ही हमने नेशनल स्पेस डे बनाना शुरू कर दिया 23 अगस्त 2024 को, क्योंकि उसी दिन लैंडिंग उसकी बड़ी अच्छे से हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। तो हमने तभी से भाई हिस्टोरिक उसको मनाना शुरू कर दिया। अब भाई इसरो तो सबसे बड़ा भगवान है इसके लिए। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर काम करता है। अब इसरो देखो 1969 में आया, पहले इनकोप्सर था यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था, फिर बाद में इसको इसरो बनाया गया। चंद्रयान 3 का देखो मिशन जो था, अगर आपको याद हो, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। किसकी? विक्रम लैंडर ऑन द लूनर स्पेस। इंडिया उसके बाद ऐसी चौथी कंट्री बन गया
जिसने मून के लैंड पे बड़ी फ्रीली साउथ पोलर रीजन को अच्छे से पढ़कर, देखो पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया बिकम द 4th कंट्री जिसने मून पर गया, ठीक है। फर्स्ट है जिसने पहली बारी हमने साउथ पोल जो रीजन है मून का उसको हमने स्टडी किया, तो हम उसमें नंबर 1 पर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या हुई, कैसे हुई, प्रज्ञान रोवर था, लैंडिंग साइट थी शिव शक्ति पॉइंट, स्टेशन शिव शक्ति बोलते हैं उसको, वहाँ पर आया। थीम क्या थी, टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ये ध्यान रखना है आपको, ये छोटी छोटी बातें हमें याद नहीं रहती हैं। फिर कहना इंडिया स्पेस सागा क्या, कह रहा आर्यभट्ट ने पहली सैटेलाइट बनाई थी 1975 में, वहीं से ही सारी मामला शुरू हुआ। अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए उन्होंने बनाई थी पहली सैटेलाइट। फिर स्पेस एजेंसी आने लग गई, उन्होंने और स्पेस क्राफ्ट मिशन वगैरह खोले, इंटरनेशनल हमने पार्टनरशिप करी, एटमिस अकॉर्ड हमने करा। फिर इंडिया एक 8th लार्जेस्ट स्पेस इकॉनमी बन गई इन टर्म्स ऑफ फंडिंग इन द वर्ल्ड, तो हमने काफ़ी इसमें काम करा। क्या ना इसरो ने क्या अचीव करा, डिस्पाइट हैविंग लेस रिसोर्सेज इसरो ने इतनी सारी अचीवमेंट कैसे ले ली। कह रहा इसका सबसे बड़ा कारण है विजनरी लीडर, कह रहे विक्रम साराभाई जो कि फादर हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, उन्होंने ही सबसे पहले इसरो की फाउंडेशन लगी थी और हमेशा उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है। बॉटम अप अप्रोच लार्ज इनिशिएटिव को करने के लिए उन्होंने हमेशा एक अप्रोच अपनाई है जिसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच क्या होता है इस पे ध्यान देते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और उसको फिर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बना देते हैं। समझ रहे हो आप बात को, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना और उसको उसके बाद उसमें मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सारा कुछ हम काम बेसिक से लेकर उसको बेसिक से देखो नीचे से लेकर ऊपर तक जाना, ये समझ लो आप। बॉटम अप अप्रोच का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि उन्होंने कितना मेहनत करी है इस काम के लिए, हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े इनिशिएटिव के लिए वो ऐसे ही करते थे, फिर करते रहे। बट कॉस्ट इफेक्टिव मिशन है ये। इसरो हैज़ मेड एफर्ट टू सिंप्लीफाई द सिस्टम, उन्होंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करा। कॉम्प्लेक्स बिग सिस्टम को उन्होंने और ठीक करते गए, जो कहाँ क्वालिटी कंट्रोल को बहुत स्ट्रिक्टनेस से रखते थे, क्योंकि देखो ये स्पेस का मामला है, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करना ही पड़ेगा और उससे कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है ये भी इसरो को सिखाया गया। इसरो में यही बातें हैं कि वो हर सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल करता है। कह रहा आप यकीन मानो मोर देन 30% सब सिस्टम गए थे चंद्रयान 1 में ऑपरेशंस के अंदर। उसके बाद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इसरो ने इंपोर्ट ख़त्म किया। हमने इंडिजिनसली ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपने देश में ही बनाएं। कह रहा आपके पास एग्जांपल के तौर पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, हमारे देश में बना। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन की बात है, कह रहा आर्यभट्ट ने लॉन्च किया बाय सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट। तो रिसेंट एग्जाम्पल जैसे नासा इसरो का निसार है, एस्ट्रोनॉट गगनयान है, इसको ट्रेन किया जा रहा है रशिया में। तो कह रहे हैं ये भी हम करते रहे हैं, फिर हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी हमने नहीं छोड़ा, हम लोकल इंडस्ट्रीज़ के डिज़ाइनर मैन्युफैक्चरर्स को भी बुला के लाए हैं। कह रहा कई सारे प्रोडक्ट आप मानते हो चंद्रयान 3 के लोकल इंडस्ट्री द्वारा ही सप्लाई किए गए। सोचो आप कितना हम हमेशा इंगेज करके ही चलते जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इंडिया हालांकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो स्पेस मिशंस में कैसे इन्वेस्ट कर पाती है। कह रहा है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मकसद है नेशनल सिक्योरिटी थ्रू सेल्फ रिलायंस, यानी नेविक, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ताकि हमारा डिपेंडेंस यूएस के जीपीएस पे कम हो, हमारा सैटेलाइट सिस्टम रोबस्ट हो जाए, हम बॉर्डर्स को ट्रैकिंग, मिलिट्री मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाएँ। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया ने सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करा ताकि मैपिंग हो पाए, सर्वे वगैरह, क्रॉप वगैरह या कोई भी डैमेज है नेचुरल रिसोर्सेज का, डिज़ास्टर्स का, वो हो पाए। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जैसे टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट रूरल एरियाज़ में काम कर पाए। और तीसरी चीज़ है स्पेस डिप्लोमेसी की, कह रहा साउथ एशिया सैटेलाइट प्रोजेक्ट हम इसीलिए लाए हैं। फिर साइंटिफिक रिसर्च की अगर बात करें, जो चंद्रयान 3 जो है वो एक्सपेरिमेंट में 2 चीज़ें यूज़ करता रहा, विक्रम और प्रज्ञान। रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है, आप यकीन मानो $60 बिलियन रेवेन्यू लास्ट 10 ईयर्स में दे चुका है। और भी नहीं रुक रहे हम, मल्टीप्लायर इफेक्ट देखो, फॉर एवरी डॉलर जो प्रोड्यूस बाय स्पेस सेक्टर हो रहा है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारी इकॉनमी पे पड़ता है। तो कह रहा देखो भले ही हम डेवलपिंग कंट्री हैं
लेकिन स्पेस मिशन में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा कर रहा है। कह रहा एग्जाम्पल में देखो आप की फ्यूचर मिशन देखो, हमारे चंद्रयान 4 भी हमारा जाएगा। इसमें हम रॉक एंड सॉइल सैंपल लेकर आएंगे अर्थ पर। गगनयान मिशन है जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में पूरी कैपेबिलिटी है कि वो पूरा अर्थ को लॉन्च करे, क्रू मेंबर्स को एक ऑर्बिट में। 3 डे मिशन है ये, फिर वापस सेफली अर्थ पे भी लेकर आना है। फिर वीनस के लिए हमने शुक्रयान मिशन लाया है ताकि हम एटमॉस्फेयर वीनस का जान पाएँ कैसा है। मार्स का मंगलयान 2 जाएगा। ल्यूनर के लिए मून साउथ पोल रीजन पे जाएगा जक्सा। फिर उसके बाद जक्सा के साथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। बताओ जक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है, नाम बताओ उस कंट्री का कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। तो हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है। वो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि देखो इसरो जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त मामला काम कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट कर रही है, अदर कंट्रीज से सीख भी रही है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके चल रही है। इसीलिए जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है उसको फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए हम इवन प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और कह रहा देखो ये सब चीज़ें पता है क्यों हो रही हैं। स्पेस डिप्लोमेसी भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर आप देखते हुए करो। कह रहा देखो इंडिया और नेपाल ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, ग्रांट असिस्टेंस दे रहे हैं फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल्स मूनल सैटेलाइट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। फिर स्पेस डिप्लोमेसी क्या होती है? यानी कि जहां हम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि हम फॉरेन पॉलिसी गोल्स को निभा पाएँ। अब स्पेस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि इससे ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन होगा, इससे नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी। यूनी स्पेस आपका जो नैनो सैटेलाइट असेंबली ट्रेनिंग है वो फ़ायदे में रहेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्पेस भी हम चाहते हैं। तो चैलेंजेस के रूप में अगर हम देखें तो देखो चैलेंज हमारे पास स्पेस डिप्लोमेसी में यही आता है, हमारा प्राइवेट पार्टिसिपेशन अभी इतना नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ऐसे मिशन भी नहीं ला पा रहे हैं जिसमें हम डीपली जाके एक्सप्लोर कर पाएँ। मल्टीलेटरल हमारे अभी ऐसे स्पेस पार्टनर्स नहीं हैं। तो समझ रहे हो, हालांकि देखो स्पेस डिप्लोमेसी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हो नेशनल स्पेस कैपेबिलिटी बढ़े, आपके फॉरेन पॉलिसी गोल सुधरें, आपका ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन सुधरे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी बढ़े, तो आपके लिए ज़रूरी तो है, बट चैलेंजेस को डील भी आपने करना ही करना है। ठीक है, तो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। दैट टॉपिक नेम इज़ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है ये समझते हैं, ये न्यूज़ में क्यों रहा। कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने साफ तौर पर 156 फिक्स्ड डोजेस को मैन्युफैक्चरर मेडिसिन को मना किया है, प्रोहिबिट करा है। ना ही ये मैन्युफैक्चर होंगे, ना ही ये सेल होगा, ना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, साफ तौर पे बोला है। अब कैसे? कह रहा मिनिस्ट्री ने FDC बोले तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को बैन किया है इन अकॉर्डेंस विद द पावर इंश्राइंड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। कह रहा अर्लियर 2023 में मिनिस्ट्री ने 14 FDCs को बैन किया था। फिर बैंड FDCs क्या करते हैं? ये रिस्क देते हैं ह्यूमन बींग्स को, सेफर ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड करता था। एक्सपर्ट कमेटी बैठी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड थी, और ड्रग टेक्निकल जो आपका एडवाइजरी बोर्ड था उसने रिकमेंड करा कि कोई भी थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। फिर बैंड FDCs में कौन कौन से थे? एंटीबायोटिक्स थे, पेन किलर्स थे, मल्टीविटामिन थे। इन सभी FDCs को यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बैन किया गया। ठीक है, अब ये कहता है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स क्या होते हैं। कह रहा देखो सबसे पहली बात डेफिनेशन में अगर आप देखो तो FDC यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉकटेल ड्रग है जो पर्टिकुलर इंडिकेशन एज पर ड्रग कॉस्मेटिक रूल द्वारा यूज़ की जाती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट होता क्या है ये समझ लो। टैबलेट खाई होगी कभी आपने, क्रीम भी लगाते होगे, कैप्सूल भी आपने देखी होगी। इसमें जो ना बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट होता है, जो बिल्कुल आपको समझ लो जो आपको सबसे ज़्यादा असर डालने वाला है आपकी बॉडी में, उसी को एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा। कह रहा है क्या हुआ, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 जो आपके फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस है ना, इनको न्यू ड्रग्स की कैटेगरी में डाला गया। स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव करा है। ना बहुत सारे जो FDCs हैं इन कॉम्बिनेशन से, किसी को कफ है, कोल्ड है, फीवर प्रिपरेशन, ये सब की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कह रहा है ये सब की चीज़ देखो। FDCs क्या है? फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में क्या किया जा रहा है? कह रहा है ये जो रोग होगा, चाहे वो कफ है, कोल्ड है, फीवर वाला है,
अब इसमें क्या करा जाएगा एफडीसीज में, इसमें एंटी माइक्रोबियल, विटामिन, मिनरल तीनों भर दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाला मामला आया है, इसके कुछ तो लोग फेवर में हैं, कुछ इश्यूज भी हैं इसके अंदर। कह रहे देखो, फ़ायदा तो ये है कि इससे एफिकेसी तो बढ़ेगी, मतलब आप सोचो इसका आउटकम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल काफ़ी सही देखने को मिलेगा। तो आपको एक ही दवाई खानी है, उसमें फीवर भी गया, कोल्ड कफ भी गया। फिर कोस्ट इफेक्टिवनेस कैसे है, ये बहुत अफोर्डेबल है, हर कोई परचेज कर सकता है। फिर इससे पिल बर्डन ख़त्म होंगे, वरना 3 तरह के पिल्स लो, कफ के लिए अलग लो, कोल्ड के लिए अलग लो, कुछ लो, क्या क्या करो। इशू क्या है? लैक ऑफ इंडिविजुअल डोज फ्लेक्सिबिलिटी। कि मान लो किसी पेशेंट को सिर्फ फीवर ही है, कोल्ड नहीं है, अब तो तुम्हें वो पूरी खानी पड़ेगी। तो जब जिसको नहीं भी है तो हो सकता है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जाने के बाद कोल्ड भी उसको हिट कर जाए साइड इफेक्ट के फॉर्म में। फिर अनअप्रूव्ड एंड बैंड है, इजी एक्सेस नहीं है ना, अनलाइसेंस्ड है एफडीसीज का कंट्रीज लाइक इंडिया। इससे हैजार्डस सिचुएशन क्रिएट हो ही सकती है। इससे रिस्क है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, क्योंकि लोग ओवर यूज़ करने लग जाते हैं। फिर इंडिया ने बैन लगा रखा है, हाउएवर देयर नो बैन ऑफ सेम ड्रग, जो कि एक्सपोर्ट अफ्रीका से 4 कंट्रीज से हो रहा है। सोचो आप फिर क्या करोगे। फ़ायदा क्या है कि इसमें ना फार्मा को काइनेटिक एडवांटेज है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी में जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबॉलिज्म की तरफ वर्क करेगा और बाद में एक्सक्रीट भी हो जाएगा। तो फार्माकोनाइटिक्स तो है, लेकिन इसके रिस्क भी हैं कि कहीं लोगों को इसकी आदत ना पड़ जाए। कई बार लोग ना जैसा ऐसा साइड इफेक्ट ला रहा होता है, कुछ सिम्टम आ रहा है तो फटाफट दवाई खा लेते हैं। अरे तुम देख तो लो तुम्हें किस चीज़ के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम दवाई पे चले जाते हो सीधा। फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है बैन होने से एफडीसीज का? देखो, फ़ायदा नुकसान तो है ही कुछ ना कुछ ना। इम्पैक्ट सबसे बड़ा यही है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ में भाई क्या बेटर ऑल्टरनेटिव्स कहाँ है आपके पास अभी, जो आप इसको बैन करने पे लग गए हो। फिर हेल्थ केयर सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा जब इजी अवेलेबिलिटी मेडिसिन की नहीं होगी तो कह रहा है देखो इशू बहुत है, इनको रेगुलेट करना आसान नहीं है एफडीसीज को इंडिया में। कह रहा कैसे? कह रहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रीफॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स, ताकि जो भी इवेड हो रहे हैं ड्रग्स प्राइस कंट्रोल, कुछ कंपनीज रीफॉर्मुलेट करें इंडिविजुअल ड्रग्स इनटू एन एफडीसी। फिर कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी, जो नए एफडीसीज हैं 4 साल के बाद प्रोड्यूस हो सकते हैं बाय अदर मैन्युफैक्चरर्स, उनको लाइसेंस दो, उनको स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी करवाओ, उनको अप्रूवल दो का एक्सेस दो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वालों को। और जो भी एडवर्स रिएक्शंस आते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम के या डेटा की जिसमें कमी नहीं है, इंडिया के पास कोई एग्जैक्ट डेटा बेस नहीं है, उसका मदद ले पाएँ। अब देखो रेगुलेशन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ड्रग्स के प्राइस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, उसकी क्वालिटी को आप एकदम हाइंडर कर दे रहे हो, उसकी क्वालिटी में कोई चेक ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी दवाई को कैसे बंदा खाए फिर? अब स्टेप टेकन, और आपको पता है ना इंडिया में तो स्लो पॉइजन ही चीज़ें दी जाती हैं कि बस बंदा मरे ना, बाकी जो हो जाए उसके साथ। तो स्टेप्स ऐसे कौन कौन से लिए जाएँ जिससे एफडीसी रेगुलेट हो पाए? उसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 2008 का है, आपका टेस्टिंग कैपेबिलिटी वाला एक्ट है, तीनों एक्ट इसमें डाले गए हैं। अब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के लिए ऐसे कौन कौन से सजेशंस दिए जाएं जिससे कि इसका रेगुलेशन इम्प्रूव। तो देखो सारी प्रॉब्लम क्या है? रेगुलेशन की। फ़ायदे नुकसान हर एक चीज़ के होते हैं, लेकिन अगर उस पर रेगुलेशन लगा दिया जाए तो डेफिनेटली मदद होगा। मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आपके अंदर कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी। आपके पेरेंट्स का रेगुलेशन जब तक रहता है आप बिल्कुल सुधरे हुए, बिल्कुल सही रहते हो। जैसे ही उनका रेगुलेशन ख़त्म, कंट्रोल ख़त्म, आप फिर समझते हो ना क्या करने लग जाते हो फिर आप। तो खैर, अब एफडीसीज का इम्प्रूव करने के लिए रेगुलेशन पहला है नीड पीरियोडिक सर्वेस। क्या करना है आपको? हर पीरियोडिकली सर्वे करने हैं, आउटलेट पे जाओ, मैन्युफैक्चरर के, होलसेलर के, रिटेल के, और स्टडी कंडक्ट करो। जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको मेजरमेंट करो। फिर नेशनल ड्रग जो अथॉरिटी है वो एक बॉडी इस्टेब्लिश करे ताकि क्वालिटी ऑफ ड्रग्स अच्छा हो पाए। हत्ती कमेटी एक इन्वेसेज कर रखी है, वो इस पे काम करे। और स्ट्रॉन्ग प्यूनेटिव एक्शन लेने हैं। जो मार्शलकर कमेटी है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉब्लम ऑफ सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को रेगुलेट करती है, वो ये काम कर पाए। तो लाइक द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ स्पूरियस ड्रग पनिशमेंट, हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दें। देखो बहुत ज़रूरी है, अगर छेड़खानी की किसी ड्रग से तो उसके इतना पेनल्टी लगाओ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो ऐसे बंदे को तो छेड़खानी की है दवाई के साथ। अभी आपको पता है ना तिरुपति लड्डू के साथ क्या हो रहा है आजकल। ऐसे लोगों को ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए कि तुम किसी के शरीर से, किसी के फूड के साथ कैसे खेल सकते हो यार। तो माशेलकर कमेटी द्वारा ये बोला गया है, ठीक है। फिर मल्टी स्टेप अप्रोच अपनानी है, इरेशनल यूज़ नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स के साथ मिलो, बात करो,
सबको समझाओ, देखो कंज्यूमर तक भी जानकारी जाए, फिजिशियन, रेगुलेटरी अथॉरिटी, सब तक जाए ये बात, ठीक है, ये करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं A1 एंड A2 मिल्क। आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, रेस्ट 2 टॉपिक बचे हैं, शॉर्ट बचा है, कल MCQs के साथ वो आएगा, ठीक है। अभी आप A1 एंड A2 मिल्क के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूज़ में क्यों रहा, हम A2 घी बहुत सुनते हैं, है ना, खाते भी हो गए आप लोग A2 घी, लेकिन उससे पहले A1 मिल्क तो आने ही लग गया है, हर कंपनी आजकल A1 मिल्क दे रही है। अब ये है क्या, मकसद तो ये है हमें जानने का। देखो, रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को उसकी डायरेक्शन को विड्रॉ करा है कि हम क्या करें, हम मार्केट ना करें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट A1 और A2 के नाम से। ध्यान सुनना, दोबारा सुन लो। अभी आप जब भी ऑर्डर कर रहे होगे मिल्क या घी मेट्रो सिटीज़ में स्पेसिफिकली, तो उस पर लिखा हुआ आता था A1 मिल्क की बॉटल है ये, A2 मिल्क की बॉटल है ये, A2 का घी है ये। अब क्या बोल रहा है FSSAI कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को वो डायरेक्शन दे रहा है कि हम मिल्क या मिल्क से प्रोडक्ट वाले जो हैं उनको मार्केट ना करें A1 A2 के नाम से, ठीक है। अर्लियर FSSAI ने स्टेट करा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ मिल्क है वो कौन स्पेसिफाई करेगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन। और याद रखना, इसमें मेंशन नहीं करना है डिफरेंशिएशन ऑफ मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ A1 एंड A2 टाइप्स। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आया, ये एक्ट द्वारा आया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है। अब इसी में म्यूटेशन आता है मामला। म्यूटेशन का मतलब समझ जाओ, क्योंकि इससे रिलेटेड जुड़ी जानकारी मैं अभी आपको देने वाली हूँ। म्यूटेशन का मतलब है कि किसी DNA के सीक्वेंस में चेंज आना। जैसे हम कोविड के DNA में देखते थे, जब कोविड वायरस के DNA में, तो हमें देखने को मिलता था वो म्यूटेट करता था। इसीलिए आप देखो, जब कोविड पहली बार हुआ इसका इम्पैक्ट कम था, सेकेंड बारी तो आपने देखा ही कितना होश उड़ाने वाला था। अब ये म्यूटेशन होती क्यों है, क्योंकि DNA ठीक से कॉपी नहीं कर पा रहा होता या सेल को डिवाइड नहीं कर पा रहा होता, तब ऐसी सिचुएशन में म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब A1 A2 क्या है, A1 A2 जेनेटिक वेरिएंट है बेसिकली सिसेइन प्रोटीन के। इसमें 80% मिल्क प्रोटीन होता है और ये पाया जाता है मिल्क में, अदर वन इसको वे बोलते हैं। डिफ्रेंसिएशन बस इसका इतना ही है कि इसके स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, इसके एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज होता है। बस ध्यान रखना, A1 A2 सिर्फ जेनेटिक वेरिएंट है, घबराना नहीं है। बीइंग एन एस्पिरेंट और बीइंग अ गुड स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए A1 A2 में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बस जेनेटिक वेरिएंट है क्योंकि वो स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है और उसका एमिनो एसिड का सीक्वेंस अलग है। बाकी दोनों ही याद रखना, A1 इवॉल्व होता है फ्रॉम A2 ओनली, नेचुरल म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन मैंने आपको समझाया। अब जो रेगुलर मिल्क है उसमें A1 A2 दोनों हैं, वाइल A2 जो है मिल्क जो है वो थोड़ा यूनिक होता है क्योंकि इसमें A2 वेरिएंट हो जाता है। तो स्टडीज़ में जो NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने स्टडी करी और कंफर्म करा, जो इंडिजिनियस गाय होती हैं यानी लोकल जो गायें हैं, बफेलो हैं, वो A2 मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब हम कंपैरिजन देखते हैं बिटवीन A1 A2 मिल्क। पैरामीटर्स क्या है, A1 मिल्क है, A2 मिल्क है। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें हायर फैट कंटेंट है, कैलोरी काउंट है। A2 मिल्क में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट, अगर आप A1 मिल्क पीते हो तो इसमें क्योंकि एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं तो इससे आपके जैसे कोई किसी की बॉडी में एलर्जी हो गई है, कोई सूजन है तो वो दूर करता है। A1 मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता कई लोगों के द्वारा, इसीलिए उनको A2 मिल्क प्रेफर कराया जाता है। A2 मिल्क में क्या है, प्रोलीन है यानी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। ये कोलेजन यानी किसी को जॉइंट्स की दिक्कत है, कोई किसी के टेंडन्स में दिक्कत है, उसको A2 मिल्क पीना चाहिए। अच्छा, A1 मिल्क का सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है ये मिल्क, कह रहा है ये काऊ की ब्रीड है जो नदर्न यूरोप में पाई जाती है, हॉलस्टेन, ब्रिटिश शॉर्टहॉर्न, इनके द्वारा ही ये मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। A2 का क्या हिसाब किताब है, कह रहा है ये आइलैंड और सदर्न फ्रांस वाले चैनल से आया है। जर्सी सुना होगा आपने गाय, है ना, चारोलोइसिस या लोमोइसिन, ये इस वाले से आता है।
अब हम प्रोटीन के बारे में समझते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल है जो अमीनो एसिड से बना है। दो तरह के होते हैं, एक असेंशियल, एक नॉन असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि ये बॉडी कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ये फूड से आते हैं। और नॉन असेंशियल वाले क्या हैं, ये बॉडी से सिंथेसाइज होते हैं। प्रोटीन का अपना स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल एंड टिश्यूज़ का। अब प्रोटीन कैसे कैसे आने लग जाते हैं, जैसे एग है ना, कि फूड आइटम्स में एग आता है, तो उसमें कैसे फिश में लेंटिल, सोयाबीन, आलमंड, इन सभी से प्रोटीन जो है की फूड आइटम्स में निकल कर आता चला जाता है। ठीक है, इन सभी में ये वाले प्रोटीन जो हैं वो पाए जाते हैं। प्रोटीन अपने आप में एग में, फिश में, लेंटिल, सोयाबीन, आलमंड में होता है। ठीक है, चलिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हम कल से करेंगे, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, चैनल की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप आराम से चैनल को वहाँ पर ज्वाइन करिए। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ होती है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।